वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीसी मशीन के अहम हिस्से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम डीसी मशीन को मुकम्मल एक्सप्लेन करेंगे और इसके हर एक पार्ट को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है योग यानी कि मकनातीसी फ्रेम। जनरेटर या मोटर का बैरूनी खोल जिसके अंदरूनी तरफ फील्ड पोज या इंटरपोज लगाए जाते हैं, योक या मकनातीसी फ्रेम या बॉडी कहलाता है। सप्लाई के लिए टर्मिनल बॉक्स भी इसी पर लगा होता है। मशीन के लिए हिफाजती गुलाब का काम सर अंजाम देता है। इसके अलावा ये हमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन फराहम कर देता है। ये जो सा हमारे पास मकनातीसी फ्रेम है, ये वाला नेज़र मेन पोलो और इंटर पोलो और आर्मेचर बैलेंस के फिटिंग के लिए मैकेनिकल सपोर्ट मुहैया करता है। मकनातीसी फ्लक्स के लिए कम से कम मकनातीसी मुज़ाहमत वाला रास्ता फराहम करता है। मकनातीसी मैदान उस वक्त तक मुकम्मल होता है जब पोलो को मिलाने वाली चीज़ लोहे की, उसके बगैर ये नामुमकिन है। ज़्यादा नफूज़ पजीरी हासिल करने के लिए योक का कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास योक है ये अमूमन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी आगे एग्जाम आ गई इसकी पोल कोर और पोल शूज़। पोल कोर और पोल शूज़ की अंदरूनी जानब लगाए जाते हैं। पोल कवर्स योक के अंदरूनी जानब लगाए जाते हैं। ये तादाद में हमेशा जुफ्त होते हैं। बड़ी मशीनों में ये पतरीदार बनाए जाते हैं, लेकिन छोटी मशीनों में पोल को फ्रेम्स के साथ ढाल कर ही बनाया जाता है। ताहम ढालने की सूरत में सिरों पर पतरीदार लोहा नट बोल्ट के साथ लगाया जाता है, जिन्हें पोल शूज़ कहते हैं। पोल शूज़ एयर गैप में फ्लक्स को फैलाते हैं और फील्ड कॉइल को सहारा देते हैं। पोल को ज़्यादा पोल शूज़ को पतरीदार बनाने का मकसद एडी करंट लॉसेस को कम करना है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग। पोल कोर के ऊपर जो हमारे पास पोल कोर है ना, के ऊपर कॉपर वायर के कॉइल्स लिपटी जाती है, इन्हें फील्ड कॉइल्स या वाइंडिंग कहा जाता है। जब इन फील्ड कॉइल में से करंट गुजारी जाती है तो ये बरकी मकनातीस बन जाते हैं और मकनातीसी फ्लक्स पैदा करने का जरिया बनते हैं, जिसे आर्मेचर कंडक्टर कता करता है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो से हमारे पास मकनातीसी फील्ड वाइंडिंग होती है, इन्हें पोल कोर की शक्ल और साइज के मुताबिक तैयार किया जाता है। इन पर वार्निश लगाकर काटन लपेट दी जाती है। ये हमारे पास वाइंडिंग होती है। ये मतलब जो कोर होती है उसके अंदर मतलब ना हमारा बना होता है, यानी कि कोर के अंदर ये वाइंडिंग की जाती है। उसके ऊपर हम वार्निश करते हैं। वार्निश करके उसके ऊपर एक काटन की पट्टी चढ़ा देते हैं। फिर इन सब फील्ड कॉइल्स को आपस में सिलसिलावार जोड़ा जाता है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। फिर इनको हम सिलसिलावार जोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ गई इंटरपोज या कम्यूटेटिंग पोज। जदीद मशीनों में अमूमन फ्रेम या योक की अंदरूनी तरफ मेन पोलों के दरमियान इजाफी पोज लगाए जाते हैं। ये पोज इंटरपोज कहलाते हैं। बनावट में ये मुस्ततील नुमा और साइज में छोटे होते हैं। इनकी वेंडिंग मोटी तार की चंद टर्नों पर मुश्तमिल होती है। ये वेंडिंग हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। इनका मकसद कम्यूटेटर पर पैदा होने वाली चिंगारियों को रोकना होता है। ये आर्मेचर रिएक्शन को कम से कम करते हैं। इंटरपोल ठोस और परतदार बनाए जाते हैं। दोनों सूरतों में बनाए जाते हैं। ये रॉड आयरन और माइलेट स्टील आयरन के होते हैं। स्टूडेंट्स, जो इंटरपोज होते हैं ये हमारे पास यानी कि हमारे पास जो चिंगारियाँ होती हैं उनको कम से कम चिंगारियों को रोकते हैं। कम्यूटेटर का मकसद यानी कम्यूटेटर ना उसके ऊपर जो चिंगारियाँ पैदा होंगी ना उसको मतलब रोकने के लिए ना, चिंगारियों को रोकने के लिए ये यूज़ होते हैं इंटरपोज। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गई आर्मेचर और आर्मेचर वाइंडिंग। डीसी मशीन की अंदरूनी तरफ
फीड पोस्ट के दरमियान गर्दिश करने वाला बेलन नुमा हिस्सा आर्मेचर कहलाता है। ये लोहे स्टील की बारीक और गोल पतरीदार से बनाई गई कोर पर मुश्तमिल होता है। इन पतरियों की मोटाई होती है 0.4 से 0.5 मिलीमीटर होती है। हर पतरी दूसरी पतरी से इंसुलेट होती है। पतरियों के अंदर झड़ियाँ होती हैं। जब पतरियाँ बाहर मिलाई जाती हैं तो शाफ्ट के मतवासी लंबी झड़ियाँ नालियाँ बनी होती हैं। इन स्लॉट्स के अंदर इंसुलेटेड कोवाइल्स डाले जाते हैं। इन कोवाइल्स को मजमूई तौर पर आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर को पतरीदार बनाने का मकसद होता है एडी करंट लॉसेस को, एडी करंट की वजह से पैदा होने वाले नुकसान को महदूद करता है। अगर आर्मेचर ठोस लोहे का बना दिया जाए तो मकनातीसी फील्ड की वजह से इस ठोस लोहे में बहुत ज़्यादा एडी करंट पैदा होगा। इस एडी करंट की वजह से आर्मेचर में हरारत पैदा हो जाएगी और आर्मेचर की वाइंडिंग जल जाएगी। लिहाजा आर्मेचर को पतरीदार बनाकर कोर में पैदा होने वाले एडी करंट्स को कम से कम कर दिया जाता है। याद रहे कि हर पतरी एक दूसरे से इंसुलेट होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ गया कम्यूटेटर। आर्मेचर से कुछ फासले पर लगा हुआ सिलेंडर नुमा वो हिस्सा जहां आर्मेचर कॉइल्स के सिरे जुड़े जाते हैं, यानी कि आर्मेचर कॉइल के हमारे सिरे जोड़े जाते हैं। ये तांबे के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये सेगमेंट्स एक दूसरे और शाफ्ट्स से इंसुलेट होते हैं। डीसी जनरेटर की सूरत में कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होने वाली एसी को डीसी में बदलता है और कार्बन ब्रशेस के जरिए बैरूनी सर्किट को मुंतकिल करता है। जबकि डीसी मोटर की सूरत में आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई कम्यूटेटर के जरिए दी जाती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ गया कार्बन ब्रशेस या ब्रश होल्डर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर से करंट हासिल करके बैरूनी सर्किट को फराहम करने के लिए कार्बन ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अमूमन कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। चूँकि कार्बन बहुत नरम होता है इसलिए ये खुद में घस जाते हैं, लेकिन कम्यूटेटर को नुकसान नहीं पहुंचाते और गर्म होने पर इसकी रेजिस्टेंस में कमी की वजह से वोल्टेज का नुकसान नहीं होता। ये मुस्ततील नुमा ब्लॉक शक्ल के होते हैं। इन ब्रशेस को धाती ब्रश होल्डर भी लगाया जाता है। इस पर एक स्प्रिंग लगा होता है जो कार्बन ब्रशेस को कम्यूटेटर पर मुनासिब प्रेशर के तहत दबाए रखता है। इस तरह कम्यूटेटर पर चिंगारियाँ पैदा नहीं होती। स्प्रिंग के दबाव को लीवर के जरिए कमोबेश किया जाता है। ब्रश होल्डर को मशीन के हिस्सों से इंसुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रॉकर। कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रशेस का अपने दूसरे मुकाम पर होना बहुत ज़रूरी है। बसूरत जिगर इससे मुसलसल चिंगारियाँ पैदा होती हैं। कम्यूटेटर पर पैदा होने वाली चिंगारियों को दूर करने के लिए कार्बन ब्रशों को आगे पीछे करने की ज़रूरत होती है। इसलिए ब्रश होल्डर, कार्बन ब्रश और इनका मुतल्लिका सामान, स्प्रिंग वगैरह एक गैर धाती दायरे नुमा फ्रेम पर लगाए जाते हैं जिसको हाथ या हैंडल की मदद से आगे पीछे किया जा सकता है। ये हमारे पास होता है रॉकर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइड कवर्स या एंड हाउसिंग। जनरेटर या मोटर के फ्रेम दोनों तरफ दो ढकने होते हैं जिन्हें साइड कवर्स कहा जाता है। यानी कि जब भी हम मोटर को फ्रंट कवर होता है और उसका बैक कवर होता है। फ्रंट कवर पर उसकी पुली चढ़ाई जाती है और जो बैक कवर होता है उधर हमारे पास लगा होता है फैन जो उसको कूलिंग फराहम करता है। दो साइड कवर लगाए जाते हैं। इनको मशीन के फ्रेम के साथ जोड़ा जाता है। इन ढक्कनों में छोटे छोटे सुराख होते हैं ताकि ठंडी हवा इनमें दाखिल होकर अंदरूनी गर्मी को ज़ाहिर कर सके। इस हिस्से में आर्मेचर के लिए बैरिंग्स भी लगाए जाते हैं जिसके ज़रिए आर्मेचर शाफ्ट गर्दिश करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गई शाफ्ट।
शाफ्ट ठोस लोहे की एक सलाख होती है जिसके ऊपर आर्मेचर की परतदार कोर यानी कि लिमिटेड कोर, इसकी बदौलत आर्मेचर घूमने के काबिल होता है। इसको झुके या बल खाए बगैर ही बेहतर काम करना होता है। इस शाफ्ट के दोनों सिरे बैरन्स में फिट होते हैं और बैरन्स की वजह से आर्मेचर आसानी से घूमता है। यानी कि हमारे पास शाफ्ट है, वो उसकी साइडों में हम बैरिंग्स लगाएं, एक फ्रंट बैरिंग होता है और एक बैक बैरिंग होता है। जो हमारी शाफ्ट होती है वो बिल्कुल इजीली मूवेबल होती है, यानी कि हम सप्लाई देंगे वो बहुत इजीली ना मूव करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आकर बैरिंग। मशीन के फ्रिक्शन लॉसेस को कम करने के लिए, यानी कि फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं उनको कम करने के लिए बैरिंग लगाए जाते हैं। ये बैरिंग बैरिंग की वजह से आर्मेचर बहुत आसानी से घूमता है। बैरिंग आर्मेचर की शाफ्ट के दोनों तरफ लगाए जाते हैं। इनको एंड कवर्स यानी कि ढक्कनों से सहारा दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपको मेरी वीडियो जो पसंद आई होगी। आज मैंने आपको बताया है पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, यानी कि डीसी मशीन के हिस्से। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।